हेलो एवरीवन। आज हम फिर से अब अपने जीडीसी मेंस की नई सीरीज में जीआईसी मेंस की नई सीरीज में स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीमर्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल हैं, जो कि बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में बायोमोलिक्यूल्स यूनिट में आते हैं, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं एसीएफ के और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसी के बेसिस पे आज हम नोट्स बनाएंगे या देखेंगे कि अगर इस पे क्वेश्चन आ गया तो हमें क्या लिखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कार्बोहाइड्रेट में। तो पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 10 से 15 मार्क्स के। ठीक है, 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जैसे पॉलीसैकेराइड एज बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स। पॉलीसैकेराइड जो होता है वो बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स है। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्कस पॉलीसैकेराइड एज बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स, डिस्क्राइब देयर क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि पॉलीसैकेराइड को क्लासिफाई किया गया है किस बेसिस पे किया गया है। अगर हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड को जो है वो हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। किसमें किसमें पॉलीसैकेराइड को, जैसे कि पहले कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। और फिर पॉलीसैकेराइड को क्लासिफाई किया गया है कि ये कौन कौन से, मतलब किस किस मोनोमर से मिलके बने हैं, स्ट्रक्चर ब्रांच है कि अनब्रांच है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, और कौन से बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन से बनाते हैं, इसके हिसाब से इनको क्लासिफाई किया गया है। उसमें हमको क्या करना है, डेफिनेशन देखनी है, कैरेक्टरिस्टिक देखनी है सारे। अगर हम बात करते हैं तो जैसे होमोपॉलीसेकेराइड होंगे जिसमें आपके आ जाएंगे सेलुलोज आ जाएगा, काइटिन आ जाएगा, इनुलिन आ जाएगा, ग्लाइकोजन आ जाएंगे। और हेट्रोपॉलीसेकेराइड की बात करें जिसमें पेक्टिन आ जाएंगे और उसके बाद पेप्टाइडोग्लाइकेन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें जो है इनका स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक। देखिए होमोपॉलीसेकेराइड्स कौन कौन से आते हैं, हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं मतलब जब मैं देख रही थी पॉलीसेकेराइड के क्वेश्चंस, तो मैं ये देख रही थी कि स्टोरेज पॉलीसेकेराइड और स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, शॉर्ट नोट पे पूछे जा रहे हैं, या फिर कह रहे हैं कि डिफरेंस लिखिए स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड में। तो अगर हम बात करते हैं तो जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये सब क्या है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च जो है वो प्लांट में स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, जबकि ग्लाइकोजन एनिमल में स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। जबकि अगर हम स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड की बात करें जो स्ट्रक्चर बनाने में काम देते हैं, जैसे क्या हो जाएंगे, सेलुलोज हो जाएंगे, काइटिन हो जाएंगे, ये सब क्या है, स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड है। इनके बारे में, इनमें क्या डिफरेंस होगा, तो इनमें हम ये देखेंगे कि पहली बात कि कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इनकी शुगर रिड्यूसिंग होगी या नॉन रिड्यूसिंग होगी, हेलिक्स बनाएंगे या कहते हैं कि ये नॉर्मल चेन बनाएंगे, बड़ी चेन बनाएंगे, हेलिक्स का फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन कौन से किसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। और ये पॉलीसेकेराइड में अब सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है कि पॉलीसेकेराइड को डिफाइन करिए, क्लासिफाई, मतलब पूछा तो गया है लेकिन अब उसमें शॉर्ट नोट्स में ये सब पूछे जाते हैं कि स्टोरेज पॉलीसेकेराइड क्या होगा, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड क्या होगा। हाँ, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इनका एप्लीकेशन। ठीक है, क्या स्टार्च का क्या एप्लीकेशन है, क्या बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, सेलुलोज का क्या इंपॉर्टेंस है, सेलुलोज क्यों डाइजेस्टेबल नहीं है जबकि स्टार्च जो है वो डाइजेस्टेबल क्यों है। ठीक है, ये इस तरह का कैसा स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर का कैसा होता है, किसमें किसमें सेल सिग्नलिंग में कैसा रोल प्ले करती है, इम्यूनिटी में कैसा रोल प्ले करती है। उसके बाद देखिए बार बार ये क्वेश्चन जो है, ये एसीएफ और आईएफओएस में, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में बार बार ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन स्टोरेज एंड स्ट्रक्चर। मैंने कहा ना, विथ सुटेबल एग्जांपल्स, मतलब आपको बताना पड़ेगा कि स्टोरेज पॉलीसेकेराइड जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज में क्या डिफरेंस है, एग्जांपल के साथ बताइए। होमोपॉलीसेकेराइड, हेट्रोपॉलीसेकेराइड। जो होमोपॉलीसेकेराइड जैसे अगर हम बात करें तो हमारे कोर्स में जो है वो 4-5 तरह के होमोपॉलीसेकेराइड है, 2-3 तरह के हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। तो इनको बताना पड़ेगा कि जैसे इनुलिन है वो क्या है, पॉलीसेकेराइड है लेकिन वो होमोपॉलीसेकेराइड है क्योंकि वो फ्रक्टोज से मिलकर बना है। ग्लाइकोजन की बात करें तो वो ग्लूकोज से मिलकर बना है। काइटिन भी होमोपॉलीसेकेराइड है जो कि एन एसिटिल ग्लूकोसामीन से मिलकर बना है।
अगर हम बात करते हैं और किसकी, स्टार्च की बात करते हैं, तो वो भी ग्लूकोज से मिलकर बना है, ठीक है। तो इस तरह से हेटेरोपॉलीसैकेराइड की बात करते हैं तो जैसे पेप्टाइडोग्लाइकन, ये एन-एसिटिल ग्लूकोसामिन एंड एन-एसिटिलम्यूरामिक एसिड से मिलकर बना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पेक्टीन, तो ये सारी चीजें हमें जो है वो लिखनी है, एक्सप्लेन करनी है विद सुटेबल एग्जांपल्स, और क्या क्या इसके बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। जैसे सेलुलोज की बात करें तो कॉटन इंडस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, सेलुलोज जो है वो क्या है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। पूरी प्लांट की सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। अगर हम फंजाई की भी बात करते हैं तो सेल वॉल जो है काइटिन की बनी होती है, लेकिन कुछ मेंबर ओमाइसिटीज के, मतलब ओमाइसिटीज क्लास के मेंबर्स जो होते हैं वो सेलुलोज उनके उसमें सेल वॉल में पाया जाता है। तो इस तरह का एग्जाम्पल हम लिखेंगे, बताएंगे। उसके बाद आते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बार बार, मतलब हमें ये तो पता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, लेकिन इसके बारे में बहुत बड़ा 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, उनमें डिफरेंस क्या है, उसके बाद किसमें पाए जाते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का इंपॉर्टेंट रोल क्या है। जैसे कि अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड के 3D स्ट्रक्चर देने में, इम्यूनिटी प्रदान करने में, सेल सिग्नलिंग में, ठीक है, सारी चीजें जो हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो है, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते क्या हैं, किसमें कैसे बॉन्ड पाए जाते हैं, डाइजेस्टिबिलिटी से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो हम पढ़ेंगे। जैसे डाइजेस्टिबिलिटी, मैंने कहा ना, जैसे अगर हम बात करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि क्यों स्टार्च जो है वो ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टेबल है, हम उसे डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सेलुलोज जो है वो डाइजेस्टेबल नहीं है। तो इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर हम स्टार्च के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की बात करते हैं तो वो अल्फा 1,4 से मिलके बना है, ठीक है। इसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है, और इस पे कौन सा एंजाइम काम करता है, एमाइलेज, सैलाब्री एमाइलेज ह्यूमन बॉडी में होता है, और ये क्या करता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को डाइजेस्ट कर लेता है। इसलिए स्टार्च जो है वो क्या है, डाइजेस्टेबल है। लेकिन अगर हम सेलुलोज की बात करते हैं तो ये किस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बना है, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बना है। लेकिन और ह्यूमन बॉडी में सेलुलोज एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, तो इसलिए सेलुलोज को डाइजेस्ट करना मुश्किल है, ह्यूमन बॉडी में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी, हमें जाननी पड़ेगी कि क्या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का डाइजेस्टिबिलिटी से रोल है, हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। उसके बाद ब्रांचिंग, अगर हम बात करते हैं तो जो हेलिक्स बनाते हैं वो ब्रांचिंग स्ट्रक्चर है। लेकिन जो जैसे कि अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग पाई जाती है, ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं, इनमें ब्रांचिंग होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेलुलोज में ब्रांचिंग नहीं होती, स्टार्च में ब्रांचिंग होती है, ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग होती है, उसमें रिड्यूसिंग एंड पाया जाता है, नॉन रिड्यूसिंग एंड पाया जाता है। जैसे कि बहुत बार वन लाइनर क्वेश्चन में, पीजीटी में या असिस्टेंट प्रोफेसर के जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू बेस्ड, उसमें पूछ लेता है कि ग्लाइकोजन का कौन सा एंड रिड्यूसिंग होता है, कौन सा एंड नॉन रिड्यूसिंग होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे लेफ्ट एंड जो है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है, राइट एंड रिड्यूसिंग होता है, आर से राइट और आर से रिड्यूसिंग, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेलुलोज, कहता है सेलुलोज क्यों आयोडीन टेस्ट नहीं देता है, जबकि स्टार्च आयोडीन टेस्ट देता है, क्योंकि स्टार्च जो होते हैं वो हेलिक्स बनाते हैं, और वो जो हेलिक्स होती है, कॉम्प्लेक्स हेलिक्स होती है, उसमें आयोडीन जाके बॉन्ड कर लेता है। लेकिन सेलुलोज की बात करते हैं तो वो हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाता है, उसके पास कॉम्प्लेक्स हेलिक्स नहीं बनते हैं, वो क्या बनाता है, उसमें बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मतलब बनाता है, इसलिए वो सिंगल चेन, सिंपल चेन के फॉर्म में फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इसीलिए बात करते हैं तो ब्रांचिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। कौन से हैं जो हेलिक्स बनाएंगे, कौन से ब्रांच, और इसके हिसाब से हम ये देख सकेंगे कि उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी। जो हेलिक्स बनाएंगे वो मोर सॉल्युबल होंगे इन कंपैरिजन टू जो नॉर्मल चेन लाइक फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि चेन में जो होती है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाई जाती है, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड सॉल्युबिलिटी को फेवर नहीं करती है, ठीक है। रिजिडिटी किसकी कितनी होती है, जैसे अगर हम बात करते हैं तो जो प्लेन में पाए जाते हैं वो ज्यादा रिजिड होते हैं, ठीक है, वो जल्दी नष्ट नहीं होंगे, उनकी वो ब्रिटल इन नेचर होंगे, रिजिड होंगे। सेलुलोज जो है वो रिजिड है, वो इतनी जल्दी नष्ट नहीं होगा इन कंपैरिजन टू वो पॉलीसैकेराइड जो हेलिक्स का फॉर्म करते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल फंक्शंस, इनके क्या क्या फंक्शन है, स्टार्च का क्या फंक्शन है, सेलुलोज का क्या फंक्शन है, काइटिन का क्या फंक्शन है, ग्लाइकोजन का क्या फंक्शन है, पेक्टिन का क्या फंक्शन है, पेप्टाइडोग्लाइकन का क्या फंक्शन है, ठीक है। और कैसे इनका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, ये कह रहे हैं कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का क्या फंक्शन है, तो फंक्शन किसमें है, डाइजेस्टिबिलिटी में, किसमें है, कार्बोहाइड्रेट के 3D स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में, किसमें है,
इम्यूनिटी में, किसमें है, सेल सिग्नलिंग में। अगर हम बात करते हैं तो हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है। तो जो भी आरबीसी के सरफेस में जो एंटीजन पाए जाते हैं वो किसके बने होते हैं, ग्लाइकोसिटिक यानी कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं जो एक दूसरे से, जो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। और यही ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, यही जो एंटीजन है वही डिसाइड करता है जो जिसके पास जो एंटीजन होगा वो उसका ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, तो एंटीजन ब्लड ग्रुप का कैसी एंटीबॉडी से वो रिएक्शन करेगा, ये सारी चीजें होती है। सेल सिग्नलिंग की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल रिकॉग्निशन में, कम्युनिकेशन में, एक सेल का दूसरे सेल के कम्युनिकेशन में, नेबरिंग सेल के साथ कम्युनिकेशन में। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती है वो कहीं ना कहीं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का रोल होता है इसमें। जैसे अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की तो वो क्या होते हैं, डिटरमाइन करते हैं ओरिएंटेशन ऑफ मोनोसैकेराइड। जैसे अल्फा लिंकेज होंगे, बेंट चेन, हेलिकल स्ट्रक्चर। जिस भी कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसैकेराइड में अल्फा लिंकेज होगा वो क्या होगा, वो हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएगा। और अगर हम बीटा लिंकेज की बात करते हैं, जैसे किसमें बीटा लिंकेज पाया जाता है, सेलुलोज में, तो ये क्या बनाएगा, लीनियर चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा या फिर स्ट्रेट स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं जो भी जिसके पास हेलिकल स्ट्रक्चर होगा वो स्टोरेज का काम करेगा। जैसे स्टार्च ग्लाइकोजन, स्टार्च और ग्लाइकोजन क्या है, स्टोरेज का काम करते हैं। जबकि जिसके पास लीनियर स्ट्रक्चर होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। स्ट्रॉन्ग माइक्रोफाइबर्स को, बहुत मैंने कहा रिजिड होंगे, ब्रिटल होंगे, स्ट्रॉन्ग माइक्रोफाइबर और स्ट्रक्चर को सपोर्ट करेंगे। इसीलिए कहा गया है ना कि स्ट्रक्चर और स्टोरेज में क्या फर्क है। तो सेलुलोज और काइटिन जो क्या है, इनमें बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, सेलुलोज और काइटिन। इसमें भी इंपॉर्टेंट, अभी मैं एक क्वेश्चन देख रही थी तो उसमें देख रही थी कि इसमें बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। सेलुलोज का तो हमें पता है, काइटिन में भी। तो ये कैसा, ये स्ट्रक्चर में रोल प्ले करेंगे। जैसे ये फंजाई की सेल वॉल, ये प्लांट की सेल वॉल। जबकि जिसमें अल्फा लिंकेज पाया जाता है या जिसमें हेलिक्स का स्ट्रक्चर होता है वो क्या करते हैं, स्टोरेज में रोल प्ले करते हैं, जैसे स्टार्च और ग्लाइकोजन। ठीक है, ठीक है, तो हमने अभी आपसे डिस्कस किया, हमने अभी आपसे डिस्कस किया कि क्या क्या क्वेश्चन, अगर हमको पॉलीसेकेराइड पढ़ना है फॉर जीआईसी मेंस और जीडीसी मेंस के लिए, तो क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कैसे हमें अपनी तैयारी करनी होगी, कौन सा क्वेश्चन कब पूछा जाएगा, तो हमें उसमें क्या आंसर लिखना होगा। ठीक है, अब जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, नोट्स में क्या है, कार्बोहाइड्रेट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपोज्ड मेनली ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जनरली फॉलोइंग द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ CH2ON। ठीक है, जैसे अगर हम मान लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, जैसे अगर हम बात इसको लिख कैसे सकते हैं, ये कार्बन है, ये हाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। अब इसमें एन लगा दीजिए, पूरे में क्या लगा देना, एन लगा देना, तो क्या फॉर्मूला बन के आएगा, CnH2nOn। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन के आएगा। अब अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, सो ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में। पहला क्या है, मोनोसेकेराइड, दूसरा क्या है, डाइसेकेराइड,
और तीसरा क्या है, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड की बात, जैसे अब देखिए पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा, अगर हाइड्रोलिसिस होगी तो 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड की हाइड्रोलिसिस होगी तो 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड मिलेंगे। डाइसैकेराइड की हाइड्रोलिसिस होगी तो 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट। ठीक है, और अगर मोनोसैकेराइड की हाइड्रोलिसिस होगी ही नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा स्ट्रक्चर कि किस बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे क्वेश्चन पूछता है किस बेसिस पे फंजाई को क्लासेस में डिवाइड किया गया है, 4 क्लासेस में। किस बेसिस पे एल्गी को क्लासेस में डिवाइड किया गया, एल्गी का क्लासिफिकेशन किया गया है। किस बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किया गया है, किस बेसिस पे प्रोटीन का क्लासिफिकेशन किया गया है, किस बेसिस पे न्यूक्लिक एसिड का क्लासिफिकेशन किया गया है, और किस बेसिस पे लिपिड्स को क्लासिफाई किया गया है। तो बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। किस बेसिस पे, तो कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो क्या है, हाइड्रोलिसिस है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं, क्या है कि हाँ ये फॉर्मूला कैसे है, ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। अब आ जाते हैं, देयर आर अमंग द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स इन नेचर एंड सर्व एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन कैसा है, क्या कैसा है कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन, हम कहेंगे इट इज अ सोर्स, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, स्ट्रक्चरल मटेरियल, पहला क्या है, एनर्जी में है, पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन कैसा है, किसमें होता है, एनर्जी में। दूसरा क्या है, स्ट्रक्चर मटेरियल्स में। स्ट्रक्चर मटेरियल्स में स्टोरेज कंपाउंड्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चर में कौन आएंगे और स्टोरेज में कौन आएंगे, तो हमने कहा कि स्ट्रक्चर में कौन आएगा, स्ट्रक्चर में वो आएगा, स्ट्रक्चर में कौन आएगा, स्ट्रक्चर में आएगा जिसके पास अल्फा अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। और स्टोरेज में कौन आएगा, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ी सी गड़बड़ होगी। स्टोरेज में आएंगे जिनके पास अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, स्टोरेज में आएंगे जिनके पास अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। जबकि स्ट्रक्चरल में कौन आएंगे, जिनके पास बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो इस स्टोरेज में कौन कौन हो सकते हैं, स्टोरेज में हमारे होंगे, कौन कौन से हो सकते हैं स्टोरेज में से, स्टार्च, जैसे जैसे ग्लाइकोजन। ठीक है, और हमारे स्ट्रक्चर में कौन कौन से होंगे, जैसे जैसे काइटिन, जैसे सेलुलोज। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएंगी, तो ये पूछा जाता है, अभी तो ये हमने शॉर्ट में बताया, फिर पूछा जाता है। बायोकेमिकल डेफिनेशन की बात करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स और सब्सटेंस दैट यील्ड सच कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली क्या होते हैं, एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं। ठीक है, और ये सब्सटेंस होते हैं जो कि हाइड्रोलिसिस से बनते हैं। मैंने जैसे बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे। तो वही अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो ये क्या होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे, कीटोन होंगे, या उस तरह के सब्सटेंस होंगे जो कि पाए जाते हैं कब, हाइड्रोलिसिस पे, वो कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस पे पाए जाते हैं। देखिए अगर कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो सिंपल शुगर जिसको हम कहेंगे मोनोसैकेराइड्स। अब अगर मोनोसैकेराइड्स की बात करते हैं तो मोनोसैकेराइड्स
कितने तरह के होते हैं मोनोसैकेराइड? 5 टाइप्स। कौन कौन से होंगे? पहला जो है वो होगा ट्राइओज। ये किसका होगा? 3 कार्बन का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ग्लिसरैल्डिहाइड। दूसरा क्या होगा? टेट्रोज। जैसे कि इरिथ्रोज। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेता है, एग्जाम्पल भी पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं चौथे तीसरे जो है वो पेंटोज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कौन कौन से आ जाएंगे? राइबोज और राइबोज आ जाएंगे, और डीऑक्सीराइबोज। ओके, फिर अगर हम बात करते हैं तो कौन आ जाएगा? चौथे आ जाएंगे हेक्सोज। किसके कार्बन के होते हैं? 6 कार्बन के, जिसमें आ जाएंगे आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। फिर फिर कौन सा आ जाएगा? हेप्टोज। ये कितने कार्बन का होगा? 7 कार्बन का। इसमें एग्जांपल आ जाएगा सेडोहेप्टुलोज। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो मोनोसैकेराइड्स के टाइप होंगे। ये सारे क्या होंगे? मोनोसैकेराइड के टाइप्स होंगे। तो यही कह रहा है कि सिंपल शुगर मोनोसैकेराइड, उसमें क्या क्या होंगे? ये चीजें, ये 5 टाइप्स के होंगे। फिर उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, अब देखिए ओलिगोसैकेराइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है 9 टाइप के ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। जैसे सुक्रोज की बात करते हैं तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। जैसे हम किसकी बात करते हैं? लैक्टोज की बात करते हैं तो वो किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज की से मिलकर बना होता है। जैसे हम बात करें डेफ्रिनोज, जैसे अभी देखिए आप शुरू में जो होंगे, जो पहले की क्लास या नीट की क्वेश्चन में बस आपसे सुक्रोज पूछ लेगा, डाइसैकेराइड, और या फिर वो लैक्टोज पूछ लेगा। लेकिन जब हम हायर क्लासेस में उसके एग्जाम्स देखेंगे तो डाइसैकेराइड, जैसे डाइसैकेराइड 2 से 10 यूनिट से मिलके, 2 से 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड मिलके डाइसैकेराइड बनाते हैं ना, तो वो 9 टाइप के पूरे डाइसैकेराइड के बारे में पूछेगा और किससे किससे मिलके बना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है चीजें, अभी आपसे डिस्कस करती हूँ थोड़ा। देखिए जैसे अगर हम बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड या डाई, जैसे ओलिगोसैकेराइड क्या होंगे? डाइसैकेराइड मान लीजिए 2 से, ओलिगोसैकेराइड मतलब 2 से 7, 2 to 7 यूनिट्स, सॉरी 2 to 10 यूनिट्स, 2 to 10। किससे मिलकर बना होता है? मोनो से। 2 to 10 मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं। जैसे ओलिगोसैकेराइड में ये जैसे सुक्रोज है, ये किससे? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो ये डाइसैकेराइड है। किसमें मदद करता है? किसमें मदद करेगा? ट्रांसपोर्ट शुगर इन प्लांट्स कॉमन टेबल शुगर। ठीक है, ये क्या करेगा? प्लांट्स में शुगर को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगा और कॉमन टेबल शुगर है। लैक्टोज की बात करते हैं तो ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बने होते हैं। डाइसैकेराइड ये भी है, ये मिल्क शुगर है, प्रेजेंट इन मैमल्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सब पूछे जाते हैं। अब जो हम आगे बता रहे हैं तो और भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए माल्टोज कहेगा किससे मिलके बना है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। देखिए ट्री हेलोज भी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलके बना है और माल्टोज भी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलके बना है। फर्क इतना है कि माल्टोज में अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, जबकि ट्री हेलोज में अल्फा 1 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। माल्टोज कैसा होगा? डाइसैकेराइड होगा।
प्रोड्यूस ड्यूरिंग स्टार्च एंड ग्लाइकोजन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, कब बनता है? जब स्टार्च और ग्लाइकोजन की हाइड्रोलिसिस होती है तो बनता है माल्टोज, जो कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्री हेलोज, ट्री हेलोज किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लेकिन अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये डाइसेकेराइड में प्रेजेंट होते हैं। किसमें? ट्री हेलोज प्रेजेंट होता है फंजाई में, ईस्ट में, इंसेक्ट में। और किस चीज में मदद करते हैं ट्री हेलोज? देखो ट्री हेलोज बहुत बार पूछा गया है। पहला ट्री हेलोज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बने होते हैं। दूसरा ट्री हेलोज में ये पूछा जाता है कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और तीसरा ट्री हेलोज में ये पूछा जाता है कि इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो ट्री हेलोज जो है किससे मिलकर बना है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। इसकी मोनोसेक्राइड यूनिट क्या है? ग्लूकोज। किस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से मिलकर बने? अल्फा 1,1। क्या है? डाइसेकेराइड है। किसमें प्रेजेंट होता है? फंजाई में, ईस्ट में, इंसेक्ट में। और किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो स्ट्रेस प्रोटेक्शन, स्ट्रेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब सेलोबायोस की बात करते हैं। ये किससे किससे मिलकर बना है सेलोबायोस? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। देखिए हमें तीन ऐसे मिले जो कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बने हैं। ठीक है, लेकिन फर्क क्या है? एक अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, एक अल्फा 1,1 और एक बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बना है। ये भी डाइसेकेराइड है। और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट किसका है? सेलुलोज का, सेलुलोज हाइड्रोलिसिस का। देखिए जैसे अगर हम बात करते हैं तो माल्टोज जो था वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट किसका था? स्टार्च और ग्लाइकोजन का। मतलब किस पॉलीसेकेराइड का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था? तो स्टार्च और ग्लाइकोजन की हाइड्रोलिसिस करने पे माल्टोज मिलता है। जबकि अगर हम सेलोबायोस की बात करते हैं जिसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, तो अब बीटा 1,4 है तो आप याद करिए ना कि सेलुलोज में कैसा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है? बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो इसीलिए जो सेलोबायोस होगा वो किससे मिलकर बना होगा? सेलुलोज की हाइड्रोलिसिस में इंटरमीडिएट जो होता है वो सेलोबायोस होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ठीक है, उसके बाद 9 डाइसेकेराइड रैफिनोज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन, ये क्या हो जाएगा? ये ट्राइसेकेराइड हो जाएगा। ये ट्राइसेकेराइड हो जाएगा। ये तीन मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है जिसमें ग्लूकोज आते हैं, गैलेक्टोज आते, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। ये तीन मोनोसेकेराइड से मिलकर बना है, इसको ट्राइसेकेराइड कहते हैं। फाउंड इन किसमें? लेग्यूम्स और शुगर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो कि लेग्यूम्स में, उसकी सीड कोट में और शुगर बीट चुकंदर में पाया जाता है। तो कौन सा होगा? रैफिनोज। रैफिनोज जो है आपके लेग्यूम्स में और शुगर बीट में पाया जाता है, ट्राइसेकेराइड है। मेलेजिटोज, ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लीजिए, ये बहुत, लेकिन अभी जो शुरू के मैंने चार पढ़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज से ये भी मिलकर बना होता है, ये भी ट्राइसेकेराइड है। ये हनी और प्लांट के सैप में पाया जाता है। ठीक है, स्टाइक्योज जो है गैलेक्टोज, गैलेक्टोज ग्लूकोज फ्रक्टोज टेट्रासेक्राइड है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो शुरू के चार। और ये वर्बेस्कोज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्बेस्कोज ये पेंटासेकेराइड है। वर्बेस्कोज जो है वो पेंटासेकेराइड है। और किससे मिलके बना है? गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज और फ्रक्टोज। मतलब ग्लूकोज की एक यूनिट, फ्रक्टोज की एक यूनिट और तीन गैलेक्टोज की यूनिट से मिलके क्या बना होता है? वर्बेस्कोज। वर्बेस्कोज जो है वो पेंटासेकेराइड है। तीन ग्लूकोज, एक गैलेक्टोज, सॉरी तीन गैलेक्टोज, एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। ये पेंटासेकेराइड किसमें पाया जाता है? सीड्स ऑफ लेग्यूम्स एंड अदर प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है डाइसेकेराइड। जैसा कि कई कहेगा ओलिगोसेकेराइड, ये डाइसेकेराइड तो हम लोग कहते हैं सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, और उसके बाद एक दो और माल्टोज हो गया, खत्म नहीं। पूरे 9 ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं जिसमें से कुछ डाइसेकेराइड होते हैं, कुछ ट्राइसेकेराइड होती हैं। और वेस्कोज जो है वो पेंटासेकेराइड है। ठीक है, तो ये चीजें हम आ जाते हैं अब अपने फिर से। तो हम, ठीक है, अब हम बात करते हैं मोनोसेकेराइड लिंक टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स टू फॉर्म लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स। हमने कहा ना किससे मिलके बॉन्ड, जैसे प्रोटीन जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड से मिलके बना होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं वो ये जो है न्यूक्लिक एसिड जो है वो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से मिलकर बना होता है। तो ये इसी तरह से बात की, ये सब क्या है? ये सब कोवेलेंट बॉन्ड है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये मोनोसेकेराइड लिंक टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टू फॉर्म लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम बात करते हैं मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स, मतलब ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, यानी ये क्या है? इनका मॉलिक्यूलर वेट, इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा?
10,000 डाल्टन से भी ज्यादा। ठीक है, 10,000 डाल्टन से भी ज्यादा होगा मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, और कैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स है ये? ट्रू, ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, अब हम आते आगे जाते हैं एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि स्टार्च। स्टार्च किससे किससे मिलकर बना है? ये भी ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन। अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये सब क्या है? पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड में ये किसका यूनिट है? ग्लूकोज का। ये भी ग्लूकोज, इसका भी मोनोसेकेराइड, इसका भी ग्लूकोज, और इसका क्या है? एन एसिटिल ग्लूकोसामिन। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की, तो एक बार हम बता देते हैं। तो इसमें क्या होंगे? होमोपॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड में कौन कौन से आ जाएंगे आपको? जो कि पहला हो जाएगा स्टार्च, दूसरा हो जाएगा, ग्लाइकोजन, तीसरा हो जाएगा काइटिन, चौथा हो जाएगा सेलुलोज, या फिर इसको ऊपर कर देते हैं और इसको नीचे, जैसे जो ग्लूकोज ग्लूकोज वाले हैं एक साथ कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा? काइटिन। इसकी यूनिट जो होगी वो ग्लूकोज से मिलके बने होंगे, और ये किससे मिलके बना होगा? एन एसिटिल ग्लूकोसामिन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड में। हेट्रोपॉलीसेकेराइड में कौन कौन से क्या क्या होंगे? जैसे पेप्टाइडोग्लाइकेन, जैसे पेक्टीन। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएंगी, तो ये हमें देखना पड़ेगा। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो कुछ अल्फा सब यूनिट से मिलके बने होंगे, कुछ बीटा सब यूनिट से मिलके बने होंगे, कुछ बीटा सब यूनिट से मिलके बने होंगे। ठीक है, जैसे ये दोनों किससे मिलके बने हैं? ये दोनों बीटा सब यूनिट से, और ये दोनों अल्फा से। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएंगे। अब हम ये हो गया। सिग्निफिकेंस क्या है कार्बोहाइड्रेट का? सबसे पहले हमने देख लिया कि प्राइमरी इसका क्या है? स्टोरेज, एनर्जी प्रोवाइड करता है। सबसे पहला इसका सोर्स वो है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है ये। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज एंड अदर कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज, सारे सेलुलर एक्टिविटीज के लिए एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज। जैसे स्टार्च जो है स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स में है। ठीक है, जबकि अगर हम ग्लाइकोजन की बात करते हैं तो किसमें है? एनिमल्स में है। स्ट्रक्चर कंपोनेंट की बात करते हैं, सेलुलोज, ये क्या है? प्लांट सेल वॉल में का बना होता है, मतलब सेलुलोज प्लांट सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। जबकि काइटिन की बात करते हैं, फंगल सेल वॉल और ऑर्थोपोड का एक्सोस्केलेटन इसका बना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन बैक्टीरिया की सेल वॉल, ये सब क्या है? स्ट्रक्चर कंपोनेंट है। कहेगा सेलुलोज कैसा पॉलीसेकेराइड है, तो हम कहेंगे स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। कहेगा काइटिन कैसा पॉलीसेकेराइड है, हम कहेंगे स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। पेप्टाइडोग्लाइकेन कैसा पॉलीसेकेराइड? स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, कंपोनेंट
कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जैसे अगर हम बात करते हैं राइबोज जो कि क्या है, मोनोसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड में भी 5 कार्बन का मोनोसेक्राइड है। तो राइबोज ये क्या है, आरएनए जो है, आरएनए न्यूक्लिक एसिड है। उसमें कहेंगे कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो हम कहेंगे मोनोसेक्राइड पाया जाता है 5 कार्बन का। ठीक है, जबकि अगर हम कहेंगे डीएनए ये एक न्यूक्लिक एसिड है, इसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो कहेंगे डीऑक्सीराइबोज मोनोसेक्राइड पाया जाता है, जो ये भी 5 कार्बन का होता है। अब इसमें सेल रिकॉग्निशन एंड सिग्नलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो होते हैं वो क्या होते हैं, मॉडिफाइड शुगर प्रेजेंट होते हैं, जैसे एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, एन एसिटिल गैलेक्टोसामीन। तो ये सब क्या करते हैं, ये देखते हैं कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन, एक सेल का दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कैसा है। उसके बाद नेबरिंग सेल को पहचानते हैं, जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करते हैं। जो भी लिगेंड आएंगे या फॉरेन पार्टिकल्स आएंगे तो उनको रिकॉग्नाइज करने में ये सारी चीजें करते हैं। तो वही हो गया कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। वही मैंने कहा कि एन एसिटिल ग्लूकोसामीन मतलब कैसा होगा, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, ये सब पाए जाएंगे विच पार्टिसिपेट इन, ये सब कंपोनेंट जो है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं ये रिकॉग्निशन और सिग्नलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब क्लासिफिकेशन क्या होगा कार्बोहाइड्रेट का, मोनोसेक्राइड में 1 शुगर यूनिट, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, ये सब क्या है 1 शुगर यूनिट के हैं। ये सब ये 6 कार्बन का, 6 कार्बन का, 6 कार्बन का, और ये 5 कार्बन का। ठीक है, ओलिगोसेक्राइड कंटेन अप्रोक्सीमेटली 2 से 10 मोनोसेक्राइड जो हमने बताया, जैसे माल्टोज, ठीक है, डाइसेक्राइड, लैक्टोज डाइसेक्राइड, सुक्रोज डाइसेक्राइड, रैफिनोज, ये सारी चीजें जो अभी मैंने बताई। हाँ, तो ये है रेफिनोज के क्या था, पेंटासेकेराइड था। ठीक है, उसके बाद है डाइसेक्राइड कंटेन एग्जैक्टली 2 मोनोसेक्राइड यूनिट एंड आर सब ग्रुप ऑफ ओलिगोसेक्राइड। डाइसेक्राइड क्या करते हैं, 2 मोनोसेक्राइड यूनिट के बने होते हैं, और ये किसके सब ग्रुप है, ओलिगो, मतलब अगर हम बात करते हैं तो मोनोसेक्राइड हो गया, ओलिगोसेक्राइड हो गया, पॉलीसेक्राइड हो गया। ओलिगोसेक्राइड जो होते हैं वो 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट के बने होते हैं। अब ओलिगोसेक्राइड में आपके डाइसेक्राइड भी होंगे जो 2 मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर बने होंगे, ट्राइसेक्राइड भी होंगे जो 3 मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर बने होंगे, टेट्रासेक्राइड भी होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं पॉलीसेक्राइड जो कि मैक्रोमोलिक्यूल्स है, यही हमें पढ़ना है। मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यूनिट जनरली फॉर्म लार्ज कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर। ये क्या हो सकते हैं, होमोपॉलीसेक्राइड, सेम टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड, जैसे स्टार्च ग्लूकोज से, ग्लाइकोजन ग्लूकोज से, सेलुलोज ग्लूकोज से, काइटिन एन एसिटिल ग्लूकोसामिन का यूनिट होता है। हेट्रोपॉलीसेक्राइड की बात करें तो मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड और शुगर डेरिवेटिव, जैसे हेमीसेलुलोज, ये भी हेट्रोपॉलीसेक्राइड है। पेक्टिन, अगार, इंपॉर्टेंट है, हेट्रोपॉलीसेक्राइड ज्यादा आदमी नहीं ध्यान से देखता है और उसी से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हेमीसेलुलोज, सेलुलोज आपका मोनोसेक्राइड यूनिट, होमोपॉलीसेक्राइड है, जबकि हेमीसेलुलोज जो है वो हेट्रोपॉलीसेक्राइड है। पेक्टिन एंड अगार ये सब क्या है, हेट्रोपॉलीसेक्राइड है। अब अगर हम मोनोसेक्राइड यूनिट की बात करते हैं तो ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं। दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दे कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप। जैसे मान लीजिए अगर सीएचओ है या कहते हैं कीटोन ग्रुप, किसमें क्या पाया जाता है, जैसे हम ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात करते हैं, जो हमने पढ़ा था कि जो 3 कार्बन से मिलकर बना होता है, तो उसमें आपको एल्डिहाइड ही देखने को मिलेगा, एल्डिहाइड और एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेगा। जबकि अगर हम बात करते हैं टेट्रोज, एरिथ्रोज, उसमें हमको कीटो ग्रुप देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं एल्डो ट्राइओज, अगर इसमें 3 कार्बन का है और क्या हो, एल्डोज ग्रुप हो, एल्डिहाइड हो तो एल्डो ट्राइओज, अगर कीटोन ग्रुप है तो कीटो ट्राइओज, अगर 4 कार्बन का है तो एल्डो टेट्रोज और कीटो टेट्रोज हो जाएगा। अगर मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डो टेट्रोज और कीटोन ग्रुप है तो कीटो टेट्रोज। 5 कार्बन का है तो एल्डो पेंटोज और कीटो पेंटोज। 6 कार्बन का और 7 कार्बन का ऐसे है। ग्लूकोज क्या है, एल्डोहेक्सोज, देखिए इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज, और कहता है कि फ्रक्टोज में क्या फर्क है। तो ग्लूकोज में जो होता है एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप होता है, जबकि फ्रक्टोज की बात करते हैं तो उसमें कीटोन फंक्शन ग्रुप होता है। तो ग्लूकोज जो है एल्डोहेक्सोज होता है, जबकि फ्रक्टोज की बात करते हैं तो फ्रक्टोज में जो है वो कीटो फंक्शनल ग्रुप होता है। राइबोज, राइबोज की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, एल्डिहाइड। ठीक है, राइबोज में जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जो हम पढ़ रहे हैं राइबो, आरएनए में जो शुगर पाया जाएगा राइबोज, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा, इसको कहेंगे एल्डोपेंटोज, जो कि 5 कार्बन की शुगर होती है। अब आते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमराइजेशन कैसे होता है, मोनोसेक्राइड्स कैन कंबाइन टू फॉर्म लार्जर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, जैसे एक्टिवेशन ऑफ मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड एक्टिवेट कैसे होती हैं, तो क्या होता है, शुगर न्यूक्लियोटाइड जैसे कि यूडीपी ग्लूकोज जो होते हैं वो इसको एक्टिवेट करते हैं, फिर उसके बाद कंडेंसेशन होता है,
कंडेंसेशन में OH ग्रुप ऑफ वन शुगर रिएक्ट विद एनोमेरिक कार्बन ऑफ अनदर शुगर, एक का OH ग्रुप और रिएक्ट करेगा दूसरे कार्बन के एनोमेरिक शुगर से, सॉरी दूसरे शुगर के एनोमेरिक कार्बन से, और फिर उसके बाद वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगी और चेन फिर इलोंगेट हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई कहे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉलीमराइजेशन अगर कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर या पॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चर के बारे में आएगा तो हमें क्या मतलब हमें ये लिखना पड़ेगा कि पॉलीमराइजेशन जो है कार्बोहाइड्रेट का वो 5 स्टेप में होता है। पहला क्या होगा, एक्टिवेशन होगा। किसका एक्टिवेशन होगा, मोनोसेकेराइड का। कैसे होगा, मोनोसेकेराइड एक्टिवेट होगी शुगर न्यूक्लियोटाइड से, जैसे कि यूडीपी ग्लूकोज से। उसके बाद कंडेंसेशन होगा, OH ग्रुप एक शुगर का रिएक्ट करेगा एनोमेरिक कार्बन ऑफ अदर शुगर और इससे वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब शुगर एक OH शुगर तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और ये क्या बन जाएंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जैसे ये शुगर होगी और इसके पास क्या होगा, डेफिनेटली अल्कोहल ग्रुप होगा। इधर अगर बात करते हैं, इधर दूसरी शुगर होगी और इसके पास भी क्या होगा, अल्कोहल ग्रुप होगा। ठीक है, ये दोनों जो है अब यहाँ से क्या निकल जाएंगे, वाटर, ये निकल जाएगा और क्या हो जाएगा, शुगर। ठीक है, तो ये बन जाएगा। हाँ, तो यही तो जो इन दोनों के बीच में बना है, ये क्या है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही तो है। ठीक है, उसके बाद चेन इलोंगेट हो गया, बार बार एडिशन होता जाएगा मोनोसेकेराइड का, तो क्या बनाती है, ओलिगोसेकेराइड, और फिर पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन करेगी। हाँ, आगे आते हैं। मोनोसेकेराइड, हाँ, पॉलीसेकेराइड प्लस N-1 वाटर, N मोनोसेकेराइड है। जनरल रिएक्शन क्या होती है अगर N टाइम्स मोनोसेकेराइड है। ठीक है, अगर मान लीजिए N टाइम्स C6H12O6 है तो वो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये 6 गुना या 6 टाइम्स मोनोसेकेराइड है, तो क्या बनेगा, एक पॉलीसेकेराइड बनेगा प्लस 5 वाटर निकल जाएगा। अब ये पॉलीसेकेराइड उस हिसाब से बनेगा कि मान लीजिए इसमें 36 कार्बन है तो 5 निकल जाएगा तो 31 कार्बन का, या इस तरह के तरीके से। ठीक है, तो ये चीजें होंगी, ये जनरल रिएक्शन हो जाएगी। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, इज कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एनोमेरिक कार्बन ऑफ वन मोनोसेकेराइड एंड OH ग्रुप ऑफ अनदर मोनोसेकेराइड विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक OH है, मतलब हमने देखा ना शुगर अल्कोहल, और दूसरे में भी OH शुगर था। अब इनमें से वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा और शुगर हाइड्रोजन शुगर से जुड़ जाएगी, तो वही कह रहा है ग्लाइकोलिस एक कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि बनता है बिटवीन द एनोमेरिक कार्बन ऑफ वन मोनोसेकेराइड एंड OH ग्रुप ऑफ अनदर मोनोसेकेराइड with the elimination of water। जनरल रिपीटेशन क्या होगा, शुगर हो, देखिए OH शुगर, शुगर ओ शुगर। हाँ, मुझे थोड़ी सी गलती यहाँ ये हो गई, शुगर ओ शुगर होगा, मैंने H कर दिया था। ठीक है, सॉरी, ये हो जाएगा। ठीक है, और वाटर, द रिजल्टिंग COC लिंकेज इज कॉल्ड, इसी को क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, अब हम जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, इसका इसका फॉर्मेशन, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी बेनिफिट क्या है, ये सारी चीजें जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इनके सिग्निफिकेंस के बारे में, इनके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अभी के लिए इतना। अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव लगा है ये वीडियो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।